स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन पर हम लोग दृष्टि क्विक बुक के ज्योग्राफी के बुक को समराइज़ कर रहे थे और इसमें विश्व का भूगोल के तहत जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 25वां चैप्टर है, महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन। काफ़ी कुछ समझने वाला ये चैप्टर है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो बिना टाइम स्पेंड किए आइए शुरू करते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन। तो जल और स्थल का विवरण आपको पता ही है कि पृथ्वी पर 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल है। हम लोग बात करें अगर महाद्वीपीय विस्थापन और प्रवाह या विस्तार की, जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, तो क्या है ये? इसका मतलब आप समझिए कि जो आज महाद्वीप हैं वो कहीं एक तरफ से दूसरी तरफ सरक के गए होंगे, तो विस्थापन उनका हुआ होगा। इसकी जो सिद्धांत हैं, किस प्रकार से विकास होता है इनको लेके थोड़ा सा होता है कि ये विचार कैसे शुरू हुआ। तो 1596 में एक थे अब्राहम आर्टेलियस, ये डच मानचित्रवेत्ता थे। तो इन्होंने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया। तो ये किस मैप की बात की जा रही है? तो इस मैप को एक बार देख ले, वर्ल्ड के मैप को, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस मैप की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ अटलांटिक महासागर आपका ये है। तो ये देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा कि अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए तो आपको देखने में लग रहा होगा कि ये हिस्सा जैसे लग रहा हो आपस में जुड़ा हुआ था ना कभी। तो ये अटलांटिक महासागर है। तो इसी के आकार को देखते हुए माना जाता है और कई साक्ष्य ऐसे पाए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि कभी एक दूसरे से ये जुड़े रहे होंगे। ठीक है। तो ऐसे ही और भी इन सब चीज़ों को, जैसे ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सेट किया जा सकता है, ये वाला हिस्सा इधर से सरक के गया ही है। ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सब को लेकर के डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो ये तो जनरल समझने वाली बात है। तो इसका विचार शुरू कैसे होता है, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो 1596 में अब्राहम आर्टेलियस डच मानचित्रवेत्ता सबसे पहले तटरेखा में समानता के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन की बात करते हैं, संभावना। 1908 में एफ.बी. टेलर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसमें भी उन्होंने स्थलखंड के क्षैतिज स्थानांतरण के बारे में बात किया और बताया कि ज्वारीय शक्ति के कारण ऐसा हुआ है, महाद्वीपीय प्रवाह हुआ है। 1912 में इसके बाद जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर आते हैं, जो कि बहुचर्चित सिद्धांत देते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो यही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आगे चल कर के कई विकास के चरणों से गुजरता है। तो इसमें उन्होंने कई टर्म्स यूज़ किए हैं जिनको आपको देखने को मिलेगा कि पैंजिया, पैंथालासा, टेथिस सागर, इन सब के बारे में ऐसे कई वर्ड मिलेंगे। तो आइए, वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेंस का टॉपिक है ये, हालांकि ऑब्जेक्टिव भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो जान लीजिए कि जो वेगनर थे, अल्फ्रेड वेगनर, वे जर्मन थे, जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे और वो पृथ्वी की सतह पर अतीत काल में हुए जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। तो उस स्टडी के दौरान उन्होंने ऐसा पाया कि जो कुछ ठंडे प्रदेश हैं, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, ये सब आपके नॉर्थ में है ना, तो यहाँ पर कोयले के भंडार हैं। और जबकि कुछ गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर, जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें हिम के निक्षेप के प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये उल्टा उनको लगा कि अरे, जहाँ पर कोयला होना चाहिए था वहाँ पर हिम के निक्षेप मिल रहे हैं, जहाँ पर हिम के निक्षेप होने चाहिए थे वहाँ कोयला मिलता है। तो उन्होंने संभावना क्या व्यक्त करी? उन्होंने कहा कि एक तो ये हो सकता है कि स्थल भाग एक ही जगह स्थिर रहा हो पूरी पृथ्वी का, जो जलवायु कटिबंध हैं, जो उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, उनका क्रमशः स्थानांतरण हुआ हो कि आज जहाँ गर्मी है कभी वहाँ पर बर्फ़ जमी रही हो, तो या तो उनका स्थानांतरण हुआ हो। और दूसरा क्या है कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों और स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ हो। तो पहले वाले के तो प्रमाण इनको नहीं मिलते हैं, यानी कि जलवायु कटिबंधों के परिवर्तन होने का कोई प्रमाण तो इनको नहीं मिलता है, लेकिन इसके प्रमाण इनको खूब मिलते हैं। तो इसको लेकर के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं आगे। तो वेगनर ने महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहद महाद्वीप, जिसको कि पैंजिया नाम दिया गया, तो उन्होंने पैंजिया नाम दिया, और जो समुद्र था चारों तरफ उसको पैंथालासा नाम दिया। यानी कि एक था पैंजिया, एक था पैंथालासा। तो इस नाम को याद रखेंगे। उन्होंने महाद्वीप का नाम दिया पैंजिया और जो समुद्र था, महासागर, उसका नाम दिया पैंथालासा।
उसके बाद इन दोनों के बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। आज जहाँ हिमालय है वहाँ पर टेथिस सागर था। इसको भी थोड़ा सा फिगर पे भी समझाएंगे आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले देख लीजिए। फिर यहाँ पर वो कुछ युग की बात मतलब युग की बात करते हैं, बताते हैं ज्योग्राफिकल एज में कि कार्बोनिफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीप पैंजिया में एक साथ जुड़े हुए थे और सियाल से निर्मित महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो सीमा से निर्मित महासागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहे थे। ठीक है, सुनते जाइए, अभी समझा देते हैं। क्योंकि सियाल का घनत्व जो है सीमा से कम है। फिर कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में चंद्रमा के आकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल व ध्रुवीय फ्लीइंग बल के कारण पैंजिया का विखंडन अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में प्रारंभ हुआ। आगे चलकर जुरासिक युग में पुनः उपरोक्त बलों के प्रभाव से गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड का विभाजन प्रारंभ हुआ। लॉरेंसिया तथा अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ और प्लीस्टोसीन युग तक वर्तमान स्थिति आ गई। अब थोड़ा समझिए, जो वैगनर ने बताया वो उन्होंने कहा कि पहले जो जितने आज का पूरा ये विश्व जो वर्ल्ड है ये पूरा आपस में जुड़े हुए थे। देखिए आपका यूरेशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये था आपका पैंजिया और ये था पैंथालासा जो पूरा चारों तरफ फैला हुआ है। बीच में था एक टेथिस सागर। ठीक है, अब इसका प्रवाह वो कैसे बताते हैं तो इसको आपको कई स्टेज में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए पैंजिया को पहली इमेज में आपको दिखाया गया है कि पहले पैंजिया कैसा रहा होगा। तो पर्मियन एज में पैंजिया एक साथ सारे इसमें देखिए आपको देखने को मिल पा रहा होगा, यूरेशिया का भाग, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का, ये अफ्रीका का, अंटार्कटिका का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, ये सभी इसमें देखने को मिल पा रहा है। फिर क्या हुआ कि ट्रियासिक में ये गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया और ये अंगारा लैंड में यानी कि लॉरेंसिया में, बीच में आपका टेथिस सी है। तो लोकेशन में ध्यान रखेंगे कि भारत प्रायद्वीपीय भाग है, मतलब जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है ये वाला हिस्सा, ये आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड यानी कि लॉरेंसिया बोलते हैं उसको, और गोंडवाना लैंड दो में ये विभाजित हो गया कब, ट्रियासिक एज में। फिर ये 225 मिलियन वर्ष, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, उसके बाद 150 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी जुरासिक एज में देखिए। तो इसमें भी ये भाग अलग अलग शेप में डिवाइड होते हैं। फिर क्रिटेशियस में देखते हैं तो इनका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है और उसके बाद फाइनली जब वो वर्तमान स्टेज देखते हैं तो देखिए यही सारे जो हैं यानी कि इनका विस्थापन इधर की तरफ हुआ, ये इधर इधर फैल गए, ये वाले स्टेज इधर चले गए, इसका विस्थापन इधर हुआ। तो इनके जो विस्थापन हुए जगह जगह वो इसको इन्होंने समझाने की कोशिश करी। तो यही इसमें इन्होंने बताया कि जो ये पृथ्वी थी, पृथ्वी के ऊपर जो आपको मैंने पढ़ाया था आंतरिक संरचना में कि सियाल, सीमा और निफे, तीन मैंने बताया था। अगर पृथ्वी का स्ट्रक्चर बताएं तो सियाल, सीमा और निफे। तो निफे कोर था, सीमा जो है आपका मेंटल वाला भाग था और सियाल जो है सिलिका और एल्यूमिनियम वो आपका क्रस्ट वाला भाग था। तो उनका कहना है कि जो सियाल है उसका घनत्व तो कम है और सीमा का घनत्व तो ज़्यादा है, तो ये वाले हिस्से जो हैं उसके ऊपर तैर रहे थे। तो तैरने की वजह से आकर्षण बल हुआ चंद्रमा वगैरह का, तो उसकी वजह से इनका विस्थापन हुआ। तो ये एक बात इन्होंने पूरा समझाने की कोशिश करी है। अब उसके बाद पैंथालासा का संकुचन हुआ, जो बाद में बचता है महासागर, उसी को आज हम लोग, जो पैंथालासा का भाग बच गया उसी को हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। तो उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में खिसकने के कारण अटलांटिक महासागर बना और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों में वलन पड़ने से रॉकीज़ और एंडीज़ पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। तो आप देखिए रॉकीज़ एंडीज़ जो हैं वो लंबे लंबे हैं ना, तो जैसे कोई मलबा अगर सरकाया जाए तो क्या होगा, अगर इधर सरकाया जा रहा है तो आगे वाले हिस्से में ज़्यादा फोल्ड पड़ जाएंगे। तो ये देखिए आपका रॉकीज़ होता है, इधर साउथ में एंडीज़ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। मैप पर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके वैश्विक प्रमाण भी देखने को मिलते हैं कि आपस में कनेक्टेड थे या नहीं थे। तो इनको जो प्रमाण हैं वो आप देखें तो प्रमाण कई तरीके से मिलते हैं। एक तो महाद्वीपीय साम्यता मिलती है, वनस्पति प्रमाण मिलता है, प्लेसर निक्षेप मिलता है, टिलाइट निक्षेप मिलता है, ध्रुवीय स्थानांतरण, जीवाश्मों का प्रमाण है, तटीय चट्टानों की आयु में समानता है। तो ऐसे कई प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि ये कभी आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। ऐसे उन्होंने हवा में बात नहीं कर दी है। तो अब इनको एक एक को देख सकते हैं कि क्या प्रमाण हो सकते हैं। मेंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और प्रीलिम्स में भी छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो देखिए आप अगर महाद्वीपीय साम्यता की बात करें
तो जो आप उभार देख सकते हैं मैप में जो मैंने आपको दिखाया, कि अगर इनका आकार देखें तो आपको देखने से ही लगेगा कि जैसे आपस में कभी ये जुड़े रहे हों। ये वाला हिस्सा देखिए, तो इससे ये लगता है कि जैसे ये आपस में कभी ये जुड़े रहे होंगे, है ना। तो इससे ही पता चल जाता है, जिक्सा फिट जो है इसको बोलते हैं कि एक सांचे में दूसरा सांचा बैठ जाना। तो जिक्सा फिट इसका एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। तटीय चट्टानों की आयु में समानता है। देखिए ब्राज़ील जो है वो अटलांटिक यानी कि दक्षिण अमेरिका में है, और अफ्रीका की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका के तट में 200 करोड़ वर्ष पुरानी सैलों के समूह की पट्टियाँ पाई जाती हैं, और दोनों महाद्वीपों में आपस में मेल खाती हैं। दोनों जुरासिक काल की हैं, तो इससे पता चलता है कभी आपस में जुड़े रहे होंगे। ये भी एक हो सकता है। एक टिलाइट क्या होता है, तो टिलाइट देखिए हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें होती हैं और ये वहीं पाई जाती हैं जहाँ पर कभी हिमयुग रहा होगा। तो टिलाइट चट्टानें भी आपको कई जगह भारत के अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, मेडागास्कर में टिलाइट चट्टानें पाई जाती हैं, तो इससे भी पता चलता है। जीवाश्म को देखें तो आपको दो उदाहरण मिलेंगे, एक लैमूर का, एक मेसोसॉरस का। तो लैमूर के जीवाश्मों की भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर में उपस्थिति के कारण कुछ वैज्ञानिकों ने तीनों स्थानों को जोड़कर लेमुरिया स्थलखंड नाम दिया है। तो लेमुरिया में किसको किसको कहा जाता है, भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर। क्यों? क्योंकि इसमें जीवाश्म लैमूर के तीनों में ही पाए गए। तो इससे पता चलता है कि तीनों जीव, मतलब तीनों ये कभी जब इकट्ठा रहे होंगे तो यहाँ पर ये पाए जाते रहे होंगे। मेसोसॉरस जो है एक रेंगने वाला छोटा जीव है जो केवल उथले खारे पानी में ही रह सकता था। तो दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत, ब्राज़ील के इटाबर सैल समूह इसके अस्थिवशेष मिलते हैं। तो यानी कि जब ये छोटा सा जीव है तो इतने बड़े महासागर को तो पार नहीं कर सकता था, तो वो क्या है कि दोनों तरफ पाया जाता है। इसका मतलब है कि ये कभी स्थलखंड जुड़े रहे होंगे। तो लैमूर और मेसोसॉरस का जो जीवाश्म है इसमें इसके उदाहरण देते हैं। वनस्पतिक साक्ष्य की बात करें तो एक ग्लोसोसॉप्टेरिस नामक वनस्पति है जो कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फॉकलैंड द्वीप में ये वनस्पति पाई जाती है। तो इससे पता चलता है कि कभी अतीत में ये स्थल जुड़े रहे होंगे। प्लेसर निक्षेप जो है घाना, अफ्रीका महाद्वीप तट पर स्वर्णयुक्त चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद वहाँ स्वर्ण के बड़े निक्षेप मिलते हैं। यानी कि स्वर्णयुक्त चट्टानें नहीं है लेकिन फिर भी सोने के निक्षेप मिलते हैं, जबकि स्वर्णयुक्त चट्टानें सिराएं ब्राज़ील में पाई जाती हैं। इस प्रकार अतीत में इनके आपस में जुड़े होने का प्रमाण मिलता है। तो इस तरीके से कई ऐसे साक्ष्य हैं जो कि दिखाते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है। अब इसको लेके कई सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे कन्वेक्शन करंट थियरी है आर्थर होम्स की, उसके बाद हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी है, और उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थियरी है। तो ऐसी कई थियरीज़ हैं जिसको हम लोग अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और प्लेट्स को देखेंगे और वहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।